Hello everyone, I welcome you to the world of material science and engineering. In the last video, you have studied about face-centered cubic unit cell. आपने लास्ट के वीडियो में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ा है और लास्ट वाले वीडियो में मैंने क्यूबिक यूनिट सेल के जो 3 टाइप्स होते हैं उसको फिनिश किया। उसमें सबसे फर्स्ट आपका सिंपल क्यूबिक था, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सब में मैंने आपको सबका एटॉमिक अरेंजमेंट बताया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम काउंट करना सिखाया, एटॉमिक रेडियस का कैलकुलेशन मैंने किया और सब में मैंने आपको A/R रेशियो बताया। सबका आपको एग्जाम्पल बताया गया है क्लियरली। उस एग्जाम्पल को याद रखने के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद आपने कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा सब में। फिर आपको एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बताया गया और आप एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किसी भी यूनिट सेल का कैसे कैलकुलेट करते हो वो प्रॉपर डेरिवेशन आपको करवाया गया और फाइनल रिजल्ट के साथ आपको उस डेटा को याद रखने के लिए बताया गया। आज के क्लास में हम लोग HCP यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। HCP यूनिट सेल का मीनिंग होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल आज का आपका टॉपिक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को वॉच नहीं किए हो तो आप एक बार मेरे चैनल पे विजिट करके आप इसके पहले वाले टॉपिक का वीडियो आप देख सकते हो। और आपको इस टॉपिक का अगर नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे इन सारे टॉपिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल का। अभी तक आप इतने सारे यूनिट सेल के बारे में पढ़े हो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर इतने टाइप के यूनिट सेल पढ़ने का ज़रूरत क्या है। अभी हम लोग मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं और मटेरियल साइंस में ना बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं। सारे मटेरियल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था, जब मेरा फर्स्ट लेक्चर था मटेरियल साइंस का, वहाँ पे मैंने बताया था कि काफ़ी स्टार्टिंग टाइम में जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था उस समय टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो भी आपका मटेरियल था ना वो मोल्टन फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आपका अर्थ आपका कूल हुआ, फिर मटेरियल सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुआ। अभी जो अपने आसपास में मटेरियल देखते हो ना, जो भी सॉलिड देखते हो, जैसे आपके पास बहुत सारे सॉलिड कंपोनेंट्स हो गए, तो वो किसी न किसी एक टाइम में ना वो सब मोल्टन फॉर्म में था। जब टेम्परेचर डाउन हुआ, कूलिंग हुआ, तो सब धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुए। तो जब लिक्विड मेटल था ना, तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपका बताया था तो उसका न्यूक्लिएशन स्टार्ट हुआ। न्यूक्लिएशन स्टार्ट होते ही वो क्या हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, जिससे आपके क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ। और टाइप ऑफ क्रिस्टल में मैंने आपको 2 टाइप बताया था सॉलिड का, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बने तो समझने के लिए मैंने आपको स्मॉल टर्म बताया था यूनिट सेल, कि कोई भी आपका 3D सिस्टम बनता है वो यूनिट सेल के रिप्रेजेंट होने से ही वो बन रहा है। पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन यूनिट सेल के रिपीट होने से होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट आपका क्या था, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में मैंने आपको 2 टाइप बताया था, एक आपका सिंपल क्यूबिक था, दूसरा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक था। क्यूबिक वाले में आपको बताया था सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि इतने सारे टाइप के यूनिट सेल हम लोग को पढ़ना क्यों है। जो भी मटेरियल्स होते हैं ना, उसमें जो एटम होते हैं, जब वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, एटम एक रेगुलर पैटर्न में फिट होते हैं और इस तरह से फिट होते हैं वहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन मिनिमम हो। इसके कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न आपको मिलते हैं। दैट्स वाई यू हैव टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। इस बात को हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल पढ़ाने के बाद मैं फिर से एक बार आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको इतने सारे यूनिट सेल पढ़ने का रिक्वायरमेंट क्यों है, आपको इतने सारे यूनिट सेल के बारे में क्यों जानना है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट यूनिट सेल को कैसे शो करते हैं।
ठीक है, तो अभी हम पहले टॉपिक को देख लेते हैं एक बार, हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल। मैंने आपको बताया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल में जो आपका यूनिट सेल होगा कुछ इस तरह का होगा। यूनिट सेल का शेप हेक्सागन के फॉर्म में होगा। आप इसको अच्छे से फिगर में विजुअलाइज कर सकते हो। यही आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल है। यूनिट सेल का शेप हेक्सागन के फॉर्म में है। हेक्सागन के फॉर्म में है तो आपका बॉटम पोर्शन हेक्सागन होगा, टॉप पोर्शन आपका हेक्सागन होगा। बॉटम पोर्शन पे 6 कॉर्नर्स होंगे, टॉप पोर्शन पे भी 6 कॉर्नर्स होंगे। ऊपर में एक टॉप फेस होगा, यहाँ पे एक बॉटम फेस होगा और साइड से भी फेस होंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इन HCP यूनिट सेल द शेप ऑफ यूनिट सेल इज इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे आपका होगा हेक्सागन। आपका यूनिट सेल का शेप क्या होगा, हेक्सागन। यूनिट सेल का शेप क्या होगा, हेक्सागोनल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ हेक्सागन एट द टॉप एंड बॉटम लेयर्स ऑफ हेक्सागन एंड 3 एटम्स आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल। आप एटम के अरेंजमेंट को देखोगे, जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है आपके, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम होंगे। टॉप फेस पे आपके 6 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ऑल 6 कॉर्नर पॉइंट्स से आपके एटम बिलोंग करेंगे। बॉटम पे भी देखोगे सिमिलरली, यहाँ पे भी 6 कॉर्नर पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके साथ साथ टॉप वाले फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होगा और बॉटम वाले फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ 3 एटम्स आपका यूनिट सेल के कंप्लीटली इनसाइड होगा, 1 2 3। ये जो है इस यूनिट सेल के कंप्लीटली इनसाइड है। तो आपको यहाँ पे एटॉमिक अरेंजमेंट समझ में आया। टॉप वाले पोर्शन में 6 कॉर्नर्स है, सारे कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। बॉटम में भी 6 कॉर्नर है, ऑल 6 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। टॉप फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है, बॉटम फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है। उसके साथ साथ इस यूनिट सेल के इनसाइड में 3 एटम्स प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। अब आपको देखना है कि जो कॉर्नर एटम्स है ना, 3 यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं, 6 यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। कैसे? 3 तो आपके एक ही लेयर में हो गए। के बगल में आप यूनिट सेल को ड्रॉ करोगे तो एक यूनिट सेल इस साइड से होगा, दूसरा यूनिट सेल हो इस साइड से होगा। तो ये एटम ना अपने प्लेन में 3 के साथ शेयर होते हैं, बट इसके ऊपर जो एक और लेयर होगा 3 के साथ, तो उसमें भी शेयर होंगे। एक कॉर्नर एटम टोटल 6 यूनिट के सेल के साथ इक्वली शेयर होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 6 डिफरेंट यूनिट सेल वॉल्यूमेट्रिकली। कॉर्नर वाले एटम 6 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ वॉल्यूमेट्रिकली शेयर होते हैं। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम प्रेजेंट है, सारे एटम 6 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। अब टॉप वाले फेस को देखो, टॉप वाले फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है। यह एटम कितने यूनिट सेल के साथ शेयर होगा? इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया है इस यूनिट सेल में है, और एक यूनिट सेल जो इसके ऊपर होगा, हाफ पोर्शन उस यूनिट सेल में होगा। फेस पे जो एटम प्रेजेंट है टॉप फेस पे, वह एटम 2 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। एक यहाँ पे जो यूनिट सेल ड्रॉ किया गया है, हाफ पोर्शन इसमें है और हाफ पोर्शन इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा, जब यूनिट सेल 3 डायमेंशनली रिपीट करेंगे, ऊपर वाले यूनिट सेल में इस एटम का हाफ पोर्शन। इसी तरह बॉटम में जो आपका एटम है, बॉटम फेस के सेंटर पे, वह में हाफ पोर्शन होगा। तो इसके नीचे जो यूनिट सेल होंगे तो उसका हाफ पोर्शन होगा। ये बात आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आपको क्या पता लगा, जो भी कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम है वो 6 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहे हैं, और जो टॉप फेस और बॉटम फेस के सेंटर पे एटम है वो आपको 2 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 3 एटम्स जो है ना इस यूनिट सेल के इनसाइड में है। ये जो 3 एटम्स है ना कंप्लीटली आपका HCP यूनिट सेल के अंदर है, किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द एटम प्रेजेंट ऑन टॉप और बॉटम फेसेज आर शेयर्ड बाय 2 डिफरेंट यूनिट सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द 3 सेंट्रल एटम्स लाई कंप्लीटली विद इन द यूनिट सेल। जो आपके सेंट्रल एटम है यूनिट सेल के इनसाइड में है,
अगर आप HCP यूनिट सेल को हार्ड स्फीयर मॉडल से विजुअलाइज करना चाहोगे, उसके लिए आप यहाँ पे उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे पहले वाला फिगर है जिसको मैंने अभी ऊपर बताया है, सेम फिगर है। ऊपर में 6 कॉर्नर पे 6 एटम, नीचे में भी कॉर्नर पे 6 एटम, एक एटम टॉप फेस के सेंटर पे, एक एटम बॉटम फेस के सेंटर पे और 3 एटम जो है इस यूनिट सेल के अंदर है। तो आप इस फिगर से विजुअलाइज करके देख सकते हो कि आपका इससे इसका क्या कॉम्बिनेशन है। तो आप देखो ऊपर में एक एटम जो आपको ये दिख रहा है, ये आपका सेंटर वाले टॉप फेस के सेंटर पर जो एटम सिचुएटेड है, ये वाला एटम है। उसके सराउंडिंग में 6 एटम्स आपको मिल जाएंगे। काउंट कर सकते हो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये जो एटम आपको दिख रहा है, ये एटम आपका इस फेस के सेंटर पे जो एटम है वो एटम है। बॉटम में भी आपको एक एटम जो है सेंटर पे होगा और बाकी 6 एटम आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। बीच में जो 3 एटम्स है वो कुछ तरह से यहाँ पे अरेंज है, एक एटम यहाँ पे, दूसरा एटम यहाँ पे और एक इसके पीछे है 3 एटम्स। तो आपको हार्ड स्फीयर मॉडल में एटम का अरेंजमेंट HCP यूनिट सेल में, नॉट क्यूबिक, इट इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। HCP यूनिट सेल में जो एटम का अरेंजमेंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल के हेल्प से। डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया, एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल से भी आपको अच्छे से यहाँ पे विजुअलाइज हो गया HCP यूनिट सेल में एटम का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। अब बात यहाँ पे आ रहा है कि HCP का एग्जाम्पल क्या क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया आपको मैग्नीशियम, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने बताया अल्फा टाइटेनियम, उसके बाद आपका जिंक है, फिर जिरकोनियम है, बेरिलियम है एंड कैडमियम है। ये सारे आपके HCP यूनिट सेल के एग्जाम्पल हो गए। ये सारे एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक आपका ये है, मालती जीजी बेकार, मालती जीजी बेकार, M से मैग्नीशियम, ALTI। अब इससे आपको ध्यान में रखना है LT, इससे आपका होगा अल्फा टाइटेनियम। टाइटेनियम आपका मोल्टेन फॉर्म में होगा, तो जस्ट सॉलिडिफाई होगा, तो आप उसको बोलोगे अल्फा टाइटेनियम। ZI से जिंक, फिर ZI से जिरकोनियम, BE से बेरिलियम, CAD से कैडमियम, मालती जीजी बेकार्ड। HCP यूनिट सेल को आप इस तरह से याद रखोगे। HCP यूनिट सेल का एग्जाम्पल कौन कौन सा है आपको इस तरह से याद रखना है। अब कोई भी आप पर्टिकुलर एग्जाम को दोगे, वहाँ पे यूनिट सेल के एग्जाम्पल से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो मैंने जितने भी यूनिट सेल को अभी तक डिस्कस किया अपने क्लास में, सबको याद रखने के लिए आपको मैंने ट्रिक्स प्रोवाइड किए हैं। और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं सबको एक बार समराइज कर दूंगा कि आपको इसमें क्या क्या बताया गया है, और सारे ट्रिक्स को भी एक बार रिपीट कर दूंगा और सबको एक टेबल के फॉर्म में आपको दे दूंगा कि आप उसको एक बार देखोगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे कौन सा ट्रिक था, कौन किसका एग्जाम्पल है, एटॉमिक रेडियस उसमें क्या हम लोग को कैलकुलेट किए थे, पैकिंग फ्रैक्शन क्या आया था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या था और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सबको मैं टेबल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और उसको आपको हमेशा के लिए मेमोराइज रखना है। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियस में। जैसे कि आप देख सकते हो, यह सेम फिगर है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे हम इसके एक यूनिट सेल को दिखाया है। हार्ड स्फीयर मॉडल को जब हम कट करके एक यूनिट सेल को दिखाएंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है। अब मैंने बताया था कि यूनिट सेल को आप डिफाइन करने के लिए आपको लैटिस पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आपका ABC और अल्फा बीटा गामा को आप डिफाइन करते हो। तो ABC और अल्फा बीटा गामा को आप देखते हो कि उसमें क्या रिलेशनशिप है, अल्फा बीटा गामा का क्या वैल्यू है। अगर हम हेक्सागोनल यूनिट सेल का बात करते हैं तो आपका A B के इक्वल होता है बट नॉट इक्वल टू C। ये जो है आपका A है, आप इसको B ले सकते हो, तो आपका A जो है B के इक्वल है, तो आप दोनों को A बोल सकते हो। तो ये डायरेक्शन है आपका C। अल्फा बीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, गामा का वैल्यू 120 डिग्री है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो एंगल आपका 90-90 का है और प्लेन पे जब आप एंगल देखोगे तो ये आपका एंगल 120 डिग्री का है। तो आपका HCP हेक्सागोनल
क्लोज पैक का लैटिस पैरामीटर है, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था क्रिस्टल सिस्टम में, और उसको याद रखने का भी मैंने ट्रिक बताया था। तो आपको यहाँ पे एच सी पी यूनिट सेल के लिए याद रखना है, यहाँ पर ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। अब आपको एटॉमिक रेडियस में देखना है कि ए बी और रेडियस का क्या रिलेशनशिप है। तो आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे जो आपको एटम दिख रहा है ना, इसका एटॉमिक रेडियस आर होगा, और यहाँ पे भी ये एटॉमिक रेडियस आर होगा। तो आप ए इक्वल टू 2r लिख सकते हो, और ए आपका बी के इक्वल है, तो आप बी को भी 2r से इक्वेट कर सकते हो। तो आपको एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2r। तो आपको यहाँ पे एक रिलेशनशिप मिला, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2r। अगर आपको यहाँ से एटॉमिक रेडियस चाहिए, आप एटॉमिक रेडियस को लिख सकते हो, आर इक्वल टू ए बाई टू बी बाई टू, यहाँ पे आपको एटॉमिक रेडियस। अब आपको एटॉमिक रेडियस को सी के टर्म में भी कभी कभी पूछा जाता है। आपको जानना होगा इस एटॉमिक रेडियस का इस सी के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस एटॉमिक रेडियस का आपको ए और बी के साथ तो रिलेशनशिप पता लग गया कि एटॉमिक रेडियस आपका ए बाई टू बी बाई टू होगा, ए और बी दोनों इक्वल होता है एच सी पी यूनिट सेल में। आपको एटॉमिक रेडियस इन टर्म्स ऑफ सी कैलकुलेट करना है। उसके साथ साथ आप ए बी और सी में भी आप रिलेशनशिप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो आप अच्छे से विजुअलाइज करोगे, समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से वॉच कर सकते हो। तो आइए हम लोग यहाँ पे एच सी पी यूनिट सेल में सी बाई ए रेशियो फाइंड करते हैं। सी बाई ए रेशियो, जहाँ पे आप सी और ए के बीच में रिलेशनशिप जानोगे, ए का वैल्यू आपको पता है 2r होता है, तो सी और आर के बीच में आपको रिलेशनशिप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये आपका एच सी पी यूनिट सेल को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये वैल्यू आपका ए है, ये आपका बी है, ए बी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे सब ले रहे हैं। हेक्सागन इसका बेस है, तो हेक्सागन का सारा लेंथ जो ये यूनिट होगा, और ये हाइट है, हाइट इसका क्या है, हाइट क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो एटम है ना, तो हम एज्यूम किए हैं ये पी है, ये बॉटम फेस के जो सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, तो मैंने रिप्रेजेंट किया पी से। यहाँ पे जो एटम है इस कॉर्नर पे, इस एटम को मैंने रिप्रेजेंट किया क्यू से, और यहाँ पे जो एटम है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया आर से। आपको समझ में आ गया होगा पी क्यू एंड आर पोजीशन। अब मैंने बताया था कि 3 एटम्स इसके इनसाइड में होते हैं, सी पी यूनिट सेल के अंदर होते हैं, तो यहाँ वाला जो एटम है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ओ से। अब आप सबसे बॉटम वाले फेस को देखो, वहाँ पे मैंने पी से क्यू को ज्वाइन किया, पी से आर को ज्वाइन किया, और क्यू से आर को ज्वाइन किया, तो एक ट्रेंगल बनेगा। क्या आप ये बता सकते हो कि ये कौन सा ट्रेंगल बनेगा। अपने ज्योमेट्री में क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि आपका जो हेक्सागन होता है ना, 6 इक्विलेटरल ट्रेंगल से मिलकर बना होता है। अगर उसके 2 कॉर्नर पॉइंट को आप सेंटर वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हो, जो आपका एक ट्रेंगल फॉर्म होता है, वो इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है। और उस इक्विलेटरल ट्रेंगल का साइड लेंथ आपके हेक्सागन के एज लेंथ के इक्वल होता है। यहाँ पे हेक्सागन का लेंथ अगर आपका ए है, आर का भी लेंथ आपका क्या होगा ए, पी क्यू का भी लेंथ क्या होगा ए, पी आर का भी लेंथ क्या होगा ए। समझ में आ गया होगा। पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीनों का लेंथ ये होगा। इसी बॉटम पोर्शन में जो भी पी क्यू आर मैंने बनाया है, तो यहाँ पे सेपरेटली मैंने दिखाया है। यहाँ पे आपका पी है, ये आपका क्यू है, और यहाँ पे आपका आर है। पी क्यू का लेंथ, क्यू आर का लेंथ और पी आर का लेंथ, ये तीनों लेंथ आपका ए यूनिट्स है। समझ में आया। पी क्यू आर आपका इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ईच एंगल वहाँ पे 60 डिग्री का होगा। अब ऊपर में मैंने इस ओ को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे ओ पे जो एटम है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया। अब देखो सबसे बॉटम पोर्शन पे जो ट्रेंगल है ना, उसमें हम वर्टेक्स आर से यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं,
इस साइड पे पी क्यू पे क्या ड्रॉ किया गया है, एल्टीट्यूड। इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि आर से पी क्यू पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। कि आपका आर एस पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, आर एस पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। और ज्योमेट्री में आप रिलेशनशिप पढ़े होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, अपोजिट वाला साइड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। इस वजह से आपका जो पी एस होगा वो एस क्यू के इक्वल होगा और टोटल लेंथ ए है उसका हाफ होगा। पी एस का वैल्यू एस क्यू के इक्वल होगा और ए बाई 2 के इक्वल होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। ये ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बेस पे जो साइड एस आर प्रेजेंट है उस पे। तो पहले मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था एस आर, वो एक लाइन की तरह है। उस लाइन पर मैंने इस ओ के सेंटर से एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया और वह आपका है ओ एन। क्या है आपका? आप इसको देखकर भी बता सकते हो कि जब टोटल वर्टिकल डिस्टेंस आपका सी था, वो से बॉटम वाले बेस का जो डिस्टेंस होगा वो सी बाई 2 होगा। तो सिंपल है। तो इस फिगर में जो आपका ओ एन है ना, इस परपेंडिकुलर का लेंथ आपका मिला सी बाई 2। पी क्यू आर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक साइड का वैल्यू ए यूनिट्स है। आर एस पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। पी एस एस क्यू का वैल्यू इक्वल है और ए बाई 2 के इक्वल है। ओ एन जो है एस आर पे परपेंडिकुलर है और ओ एन का लेंथ सी बाई 2 है। इतना सारा कुछ समझने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस ओ के सेंटर से को ज्वाइन किया, क्यू को ज्वाइन किया और आर को ज्वाइन किया। इसको आप ग्रीन लाइन से देख सकते हो। मैंने सबको पी क्यू आर को ओ से ज्वाइन किया। अब हम एक बार फिगर में जो भी बात आपको बताए हैं तो एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें पी क्यू क्यू आर और पी आर का लेंथ इक्वल होगा और सब ए यूनिट के इक्वल है, क्योंकि जो मेरा यूनिट सेल है उसका बेस हेक्सागन है, हेक्सागन का साइड ए यूनिट्स है। तो जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बॉटम पे, सारे साइड से यूनिट। आर एस परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। जब आर एस परपेंडिकुलर है पी क्यू, ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है। एस जो है पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा। जब एस पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा तो पी एस का लेंथ क्यू एस का लेंथ इक्वल होगा और वो ए बाई 2 यूनिट्स होंगे। ओ एन को फिर से आप देखेंगे फिगर में, सी बाई 2 यूनिट है। ये आपका ओ एन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एन। आप फिगर में देख सकते हो ओ पॉइंट से लेकर के बॉटम वाले बेस तक का डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का हाफ होगा, सी बाई 2 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप ट्रायंगल आर क्यू एस को ध्यान से देखो। कौन सा ट्रायंगल है? आर क्यू एस। क्या दिख रहा है? पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल था। हम एस आर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं। हम एस आर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं। तो क्या आप ये बता सकते हो कि एस आर का लेंथ कितना होगा? नीचे आपका जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको एल्टीट्यूड का लेंथ कैलकुलेट करना है। तो आप बहुत इजीली एस आर का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा करके करो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे फिर आपको एस आर का लेंथ यहाँ पे आएगा। तो आप एस आर मतलब आर एस, तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। एस आर को आप लिख सकते हो ना क्यू आर स्क्वायर, ये आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होगा। क्यू आर स्क्वायर माइनस एस क्यू स्क्वायर, आपका क्या आएगा? एस आर स्क्वायर। आपको एस आर चाहिए तो आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आर स्क्वायर माइनस एस क्यू स्क्वायर। क्यू आर का वैल्यू ए है, एस आर एस क्यू का वैल्यू ए बाई 2 है। क्यू आर का वैल्यू ए, एस क्यू का वैल्यू आप ए बाई 2 पुट करो यहाँ पे। क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर है, ए स्क्वायर रूट क्यू आर का वैल्यू ए और क्यू एस का वैल्यू ए बाई 2। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे आपको आर एस का वैल्यू आएगा √3/2 इंटू ए यूनिट। आप सिंपल कैलकुलेशन क्लास 9th-10th में भी किए होंगे। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आता है √3/2 इंटू साइड्स, यहाँ भी तो वही आया √3/2 इंटू ए। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ही तो है। आपका आर एस का वैल्यू क्या है? √3/2 इंटू ए यूनिट्स। तक समझ में आ गया?
ये आपका आर एस इक्विलेटरल ट्रेंगल का एल्टीट्यूड था, का वैल्यू आपको कितना मिला, √3/2 इंटू ए यूनिट्स मिला। अब देखो ये ओ एन जो है ना, ये ओ एन ये आपका आर एस पे परपेंडिकुलर है, ये ओ एन आर एस पे परपेंडिकुलर है, और एन जो पॉइंट है ना, एन जो पॉइंट है ये एस आर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एन पॉइंट यहाँ पे इस तरह से है, एन आपका क्या है, ट्रेंगल का सेंट्रोइड है जो आपके आर एस को 2:1 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। आप जानते होंगे किसी भी ट्रेंगल में जो सेंट्रोइड होते हैं वो मीडियन को 2:1 के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। ये जो ट्रेंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही होते हैं, एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही होते हैं, तो आप एस आर को मीडियन बोलोगे। इन एक ऐसा पॉइंट है ना जो इस ट्रेंगल का सेंट्रोइड है, ट्रेंगल का सेंट्रोइड है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि सेंट्रोइड मतलब यहाँ पे पॉइंट एन मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कौन कौन सा रेशियो, तो आर एन और एन एस का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, बिकॉज एन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रेंगल। यहाँ तक समझ में आया। एन आपका सेंट्रोइड है ट्रेंगल का, तो आर एस को 2:1 के रेशियो में वो डिवाइड करेगा। आर एन बाई एन एस का रेशियो आपका 2:1 है। आर एन बाई एन एस का रेशियो 2:1 है, आर एन बाई एन एस का रेशियो 2:1 है। अगर आप वहाँ पे आर एन बाई आर एस का रेशियो निकालोगे, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक आर एन 2 एन एस 1, 2:1 का रेशियो है, ठीक है। लेकिन अगर आप आर एन बाई आर एस जब कैलकुलेट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर एन हो गया, और आर एस जो है वो यहाँ से लेकर के टोटल है। ये रेशियो कितना होगा, 2:3 होगा। ये विजुअलाइज हो गया। आर एन बाई आर एस का रेशियो आपको क्या मिलेगा, 2:3। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आर एन बाई आर एस इक्वल टू 2/3। यहाँ से आप आर एन कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, आर एन इक्वल टू 2/3 ऑफ आर एस। आर एस का वैल्यू तो आप पहले ही कैलकुलेट किए हो, क्या मिला है, √3/2 ए यूनिट्स। आप यहाँ पे पुट करो आर एस का वैल्यू, √3/2 इंटू ए यूनिट्स। यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आर एन का वैल्यू कितना मिल गया, a/√3 यूनिट्स। आपको आर एन कितना मिला, a/√3 यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हम ट्रेंगल ओ एन आर का बात करेंगे। एक बार फिगर में देखो कि ट्रेंगल ओ एन आर कहाँ पे है। फिगर में आप लोग एक बार ट्रेंगल ओ एन आर को विजुअलाइज करेंगे। फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका ओ है, ये एन है और ये आर है। ट्रेंगल ओ एन आर कौन सा हुआ, ओ राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ओ एन आर जो ट्रेंगल है आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इसमें ओ एन का लेंथ आपको पता है c/2 यूनिट्स है। आर एन अभी अभी कैलकुलेट किए हो। जब आपको ओ एन पता है, आर एन पता है, क्या आप ओ आर कैलकुलेट कर सकते हो। ओ आर बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करो, ओ आर का लेंथ यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखोगे, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। यहाँ पे आपको ओ एन आर ट्रेंगल को मैंने सेपरेटली ड्रॉ करके बताया, जहाँ पे ओ एन आपका c/2 यूनिट है, आर एन अभी आपने कैलकुलेट किया है जो a/√3 यूनिट है, और ओ आर ये आपका पता है, ओ आर आपका क्या है, ए है ना। ओ आर तो आपको पता है ए, ओ आर आपको क्या है, आपको नोन है, ओ आर का वैल्यू क्या है ए। बस आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। ओ आर का वैल्यू आपको पता है ए स्क्वायर। आप एक बार फिर से फिगर को देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ओ आर का वैल्यू ए यूनिट्स है, तो आप सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे c/2 का होल स्क्वायर, तो आपका c²/4 होगा, और a/√3 का स्क्वायर है तो आप इसको a²/3 लिख सकते हो। सारे a² वाले टर्म को एक साइड लाओगे, आपको मिल जाएगा a² - a²/3 इक्वल टू c²/4। डिफरेंस निकालोगे,
2a² 3 = आपको मिल जाएगा c²/4। यहाँ से आप c² का वैल्यू कैलकुलेट करो, 2a² 3 × 4, c का वैल्यू आएगा 2√2 × a/√3। तो ये आपको रिलेशनशिप मिल गया सी और ए के बीच में रिलेशनशिप। सी और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप मिला, आप यहाँ से c/a रेशियो निकाल सकते हो। ए को आप 2r पुट कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि a = क्या होता है 2r। जब a का वैल्यू आप 2r पुट करोगे तो आपका आएगा 2√2 × 2r/√3। तो सॉल्व करो तो c का वैल्यू क्या मिला 2√2 a/√3 = 2 × 2, इसको आप 4 लिखोगे 4√2r/√3। तो यहाँ पे आपको c और a के बीच में रिलेशनशिप मिल गया और c और r के बीच में भी रिलेशनशिप मिल गया। आप r को कैलकुलेट करोगे एटॉमिक रेडियस c के टर्म में, तो आपको क्या आएगा r = √3c/4√2। ये बात आपको समझ में आया। तो आप रेडियस को कैसे लिख सकते हो, a के टर्म में लिखना हो तो HCP यूनिट सेल में आप रेडियस को लिखोगे a/2 = b/2 = √3c/4√2। तो आप इस रिलेशनशिप को ध्यान में रखोगे और आप यहाँ से एटॉमिक रेडियस HCP यूनिट सेल के लिए बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको c/a रेशियो पूछा जाता है तो आप यहाँ से c/a रेशियो भी निकाल सकते हो। c/a क्या आएगा 2√2/√3। c/a रेशियो क्या होगा 2√2/√3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पॉइंट में वैल्यू आएगा 1.63। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि HCP यूनिट सेल में आपका c/a रेशियो कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1.63 होता है। यहाँ तक आपने देखा कि हम लोग एटॉमिक रेडियस ABC के टर्म में HCP यूनिट सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपका टॉपिक है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना। फिर यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी मैंने बताया 6 कॉर्नर ऊपर थे 6 कॉर्नर नीचे थे, टोटल 12 कॉर्नर पॉइंट्स हैं और प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट पे जो एटम होते हैं वो 6 यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। इसका मतलब एक यूनिट सेल में एक एटम का 1/6 पोर्शन होता है। 12 कॉर्नर्स इंटू 1/6 एटम पर कॉर्नर पे होते हैं। उसके साथ साथ आपका 2 फेस था, एक टॉप फेस एक बॉटम फेस, और हर फेस पे हाफ हाफ एटम था। क्योंकि वो जो फेस वाला एटम था ना तो 2 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा था इक्वली। एक यूनिट सेल में कितना पोर्शन होगा, उसका हाफ पोर्शन होगा। और यहाँ पे 3 सेंट्रल एटम थे जो कम्प्लीटली यूनिट सेल के अंदर थे। अब कैलकुलेट करो 12 × 1/6 करोगे तो यहाँ से 2 आएगा, 2 × 1/2 करोगे तो यहाँ से 1 आएगा, और 3 एटम तो कम्प्लीटली इसके अंदर है तो 3, 2 + 1 + 3 क्या आएगा 6 एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को आप एन से रिप्रेजेंट करते हो। HCP यूनिट सेल के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आया 6। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि आप इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम HCP यूनिट सेल के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैंने क्या बताया, कोई भी एक पर्टिकुलर एटम कितने एटम के साथ कांटेक्ट में है ये कौन बता रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है। क्या एक बार पहले आप इस हार्ड स्फीयर मॉडल में देखो, फिर मैं उस फिगर में बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, इस फेस पर जो एटम है ये वाला सेंट्रल एटम कितने एटम के साथ कांटेक्ट में है, आपको दिख रहा होगा ये सारे कॉर्नर एटम के साथ कांटेक्ट में है। 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर एटम के साथ कांटेक्ट में है। उसके साथ साथ ये बीच में जो 3 सेंट्रल एटम है इसके साथ भी कांटेक्ट में है, और इसका पोर्शन ऊपर कुछ इस तरह से होगा जो दूसरी यूनिट सेल में आएगा, और ऊपर से जो यूनिट सेल होगा उसमें भी तो 3 सेंट्रल एटम होंगे इस तरह से इसके ऊपर वाले में। ये वाला जो एटम है उस 3 सेंट्रल एटम के साथ भी कांटेक्ट में होगा। अब काउंट कर लो, टोटल 6 कॉर्नर एटम के साथ कांटेक्ट में है, 3 नीचे वाले सेंट्रल एटम और 3 इसके ऊपर वाले सेंट्रल एटम के साथ। टोटल कितने हो गए 12। इसलिए HCP यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो आपको यहाँ पे HCP यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे काउंट करेंगे समझ में आया। आप इसको इस वाले फिगर में भी विजुअलाइज कर सकते हो। यहाँ पे जो एटम है आपका टॉप फेस का सेंटर वाला एटम है, 6 एटम के साथ कांटेक्ट में है। जो कॉर्नर वाला एटम है 1 2 3 4 5 6 सेंट्रल एटम के साथ कांटेक्ट में है, और इसके ऊपर यूनिट सेल होगा उसमें भी जो 3 सेंट्रल एटम है उसके साथ कांटेक्ट में होगा।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका HCP यूनिट सेल के लिए 12 होता है। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू याद रखना है। जैसे FCC में जब मैंने पढ़ा था तो वहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और HCP के केस में भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 12 मिलता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ये शो करता है कि पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना पोर्शन आपका एटम से फिल्ड है और रिमेनिंग पोर्शन आपका एम्प्टी होता है, वैकेंट होता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स विद इन द यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 6 है, अभी मैंने कैलकुलेट करना सिखाया। एक एटम का वॉल्यूम आप निकालोगे 4/3 पाई आर क्यूब। एटम का शेप स्फेरिकल होता है और उसका एटॉमिक रेडियस 4 है। यूनिट सेल का वॉल्यूम, अब यहाँ पे यूनिट सेल आपका क्यूबिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप हेक्सागोनल क्लोज पैक के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम निकालने का आप एक फॉर्मूला जानते हो, आपको बेस का एरिया चाहिए और हाइट से मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब बेस का एरिया कैसे निकालोगे? बेस तो आपका हेक्सागन के फॉर्म में है, आपको हेक्सागन का एरिया चाहिए। हाइट, यूनिट सेल का हाइट C है तो आप C से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो आप सबसे पहले एक बार बेस को देखो। बेस यहाँ पे जो है वो हेक्सागन के फॉर्म में होता है। बेस आपका हेक्सागन के फॉर्म में होता है और आप हेक्सागन को 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो। सेंटर से सारे कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो हेक्सागन आपका 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको एरिया मिलेगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके टोटल बेस का एरिया मिलेगा। और बेस एरिया में जब आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा यूनिट सेल का। सेम वही प्रोसेस मैंने यहाँ फॉलो किया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए बेस एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई किया। बेस एरिया में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपका हो गया √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड का वैल्यू तो A है, A स्क्वायर। 6 से मल्टीप्लाई किया तो बेस का एरिया आ गया। हाइट को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया C, से आपको यूनिट सेल का वॉल्यूम मिला। APF में कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। 6 आपका कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे ए को आप आर के टर्म में लिख सकते हो, 2r होता है तो A स्क्वायर के जगह आपका मिल जाएगा 2r का होल स्क्वायर, और साथ ही C के वैल्यू को आप आर के टर्म में पुट कर सकते हो 4√2/√3 इंटू आर। तो मैंने आपको C और R के बारे में जो रेशियो बताया है वहाँ से आप इस वैल्यू को देख सकते हो। तो पुट करोगे, सॉल्व करोगे, जो कैंसिल होने वाले टर्म है कैंसिल करोगे, फाइनली आपका वैल्यू मिलेगा π/3√2। अगर आप π/3√2 के वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 0.74। जो आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये 74% होगा। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आपका HCP यूनिट सेल के लिए 74% आया। इससे पहले जब हम FCC यूनिट सेल का कैलकुलेशन किए थे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का, वहाँ भी 74% आया था। आप ये समझ सकते हो कि जो आपका HCP यूनिट सेल होता है और जो FCC यूनिट सेल होता है, इसमें दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, आपका सेम है। 74% पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग ये हो गया, इस यूनिट सेल का 74% वॉल्यूम एटम से फिल्ड होगा, रिमेनिंग 26% स्पेस यहाँ पे वैकेंट होगा विद इन द यूनिट सेल। तो आपको एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन समझ में आया? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन HCP यूनिट सेल के लिए 74% होता है। अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है नोट्स के फॉर्म में। आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। तो समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में जितने टाइप के यूनिट सेल डिस्कस हुए हैं सबको मैं समराइज करूँगा, ठीक है। देखो, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, निकेल, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, आयरन, लेड, टीन, टाइटेनियम, बहुत सारे एलिमेंट्स और सब डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर को शो करते हैं। इसका रीजन क्या है? जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, टाइम में
जो आपका मोल्टन मेटल होता है लिक्विड फॉर्म में लाइज करता है, वहाँ पे एटम अरेंज होते हैं। और एटम का जब अरेंजमेंट होता है तो वहाँ पे एटम फिट होते हैं। एटम क्या करते हैं, वहाँ पे फिट होते हैं। एक के बगल में एक एटम, फिर उसके बगल में दूसरे एटम आकर के वहाँ अरेंज होते हैं। तो अरेंजमेंट वहाँ पे एटम का होता है ना, वह मिनिमम एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहता है। एटम इस तरह से अरेंज होता है तो उसको अरेंज होने में एनर्जी यूटिलाइजेशन मिनिमम हो। यही वजह है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में क्रिस्टलाइज होते हैं, इससे आपको डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल मिलते हैं। ये बात आपको समझ में आया? आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? प्लीज ऑब्जर्व डैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट खोज डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर। जैसे आप एग्जांपल के लिए मॉलिब्डेनम के बारे में आपने पढ़ा था, मॉलिब्डेनम क्रिस्टलाइजेज एज बीसीसी वाइल एल्युमिनियम एज एफसी। बट आपका जिंक होता है एचसीपी को रिप्रेजेंट करता है। द रीजन बिहाइंड दिस फेनोमेनन इज दैट द एटम ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन wants to fit together by utilizing मिनिमम एनर्जी। तो एटम होते हैं एक दूसरे से फिट होते हैं, इस तरह से फिट होते हैं एनर्जी यूटिलाइजेशन मिनिमम हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल के फॉर्म में क्यों मिलते हैं? का रीजन है जब क्रिस्टलाइजेशन होता है वहाँ पे एटम्स जो फिट होते हैं इस तरह से फिट होते हैं एनर्जी यूटिलाइजेशन मिनिमम हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। अब ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। मटेरियल आपका एक ही होगा, अब वो जो आयरन होगा, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर का रोल होगा। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे आयरन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को शो करेंगे। कभी वो एफसीसी होगा, पीसीसी होगा। अब ऐसा क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आपका सेकेंड पॉइंट है इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व डैट few of the element shows different microstructure in different temperature ranges। जैसे आपका आयरन अगर 910 डिग्री से बिलो टेम्परेचर पे है तो बीसीसी माइक्रो स्ट्रक्चर को शो करता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो 910 डिग्री सेल्सियस से और अप टू 1400 डिग्री सेल्सियस 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक आयरन एफसीसी माइक्रो स्ट्रक्चर को शो करता है। फिर जब ऊपर जाओगे तो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर फिर से बीसीसी हो जाता है। अब 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपका स्ट्रक्चर फिर से आपका क्या होगा, बीसीसी होगा। तो आप क्या देख रहे हो, आयरन ही है बट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में और डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। इसी तरह टाइटेनियम अगर 882 डिग्री से बिलो है सीपी स्ट्रक्चर शो होगा, लेकिन अगर 882 डिग्री से अबव है और अप टू मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टाइटेनियम पीसीसी माइक्रो स्ट्रक्चर शो होगा। इसका रीजन क्या है? इसका भी रीजन ये है जैसे टेम्परेचर को आप वैरी करवा रहे हो तो वहाँ भी एटम का अरेंजमेंट हो रहा है। एटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ पे मिनिमम एनर्जी यूटिलाइज हो। तो आपका फर्स्ट पॉइंट में मैंने जो रीजन बताया है, एटम जो फिट होते हैं इस तरह से फिट होते हैं एनर्जी का यूटिलाइजेशन मिनिमम हो। इसीलिए डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में सेम मटेरियल के लिए ही अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं। तो आपको ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आपको इसमें रीजन प्रॉपर याद रखना है और साथ ही साथ जो भी मैंने बताया एफसीसी एचसीपी बीसीसी सबका एग्जांपल मैंने बताया उसको याद रखना है। और यहाँ पे मैंने जो टेम्परेचर रेंज मेंशन किया है कि आयरन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में इस माइक्रो स्ट्रक्चर को शो करता है, अबव 910 डिग्री एंड अप टू 1400 डिग्री सेल्सियस तक वो एफसीसी को शो करता है। आपको टेम्परेचर के साथ वैल्यू याद रखना है। एक मैंने बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है बिकॉज एक बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको टेम्परेचर मेंशन होगा, पूछा जाएगा कि आयरन इस टेम्परेचर रेंज में किस माइक्रो स्ट्रक्चर को शो करता है। आपको ध्यान में रखना है बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर का भी अलग अलग रोल है। तो दो दो रीजन मैंने बताया। फर्स्ट ये था कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट टाइप के माइक्रो स्ट्रक्चर को शो क्यों करते हैं। दूसरा आपका था एलिमेंट तो एक ही है बट टेम्परेचर को वैरी करवाते हैं
कुछ एलिमेंट टेम्परेचर वैरी करवाने के साथ साथ माइक्रो स्ट्रक्चर भी चेंज कर लेते हैं। दोनों का मैंने आपको रीजन बताया, दोनों का रीजन एक ही है, आपको रीजन ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका जो भी यूनिट सेल था टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों को एक बार समरी देखना है, तो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया सबको एक बार मैं समराइज करता हूँ, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है समरी, और ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे आपका मटेरियल साइंस का जो फर्स्ट यूनिट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड का फर्स्ट सेक्शन 1.1, इसमें आपको पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना था, वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी कुछ आपने सीखा है उसको मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ। यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में आपको सिंपल क्यूबिक के बारे में बताया गया, बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में बताया गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में बताया गया, और एक और आपका यूनिट सेल था जो है हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP। सब में आपको A/R रेशियो बताया गया है, तो सिंपल क्यूबिक में 2 होता है, बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक में 4/√3, FCC में 2√2 होता है, और हेक्सागोनल में A/R का रेशियो 2 होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में आपको एक C/A रेशियो मिलेगा, इसका वैल्यू भी आपको याद रखना है 1.63 है। कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करोगे, सिंपल क्यूबिक में 6, BCC में 8, FCC में 12, HCP में भी 12। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में 1। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब आपको ऑलरेडी टॉपिक में मैंने बताया है। यहाँ पे मैं उसको टेबल के फॉर्म में समराइज करके एक जगह आपको कलेक्ट करके दे रहा हूँ, ताकि आप टेबल को देखो और आपके माइंड में वो रिकैप हो जाए कि हाँ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में 1 है, बॉडी सेंटर्ड वाले में 2 है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 है, और HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 होता है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का बात करोगे, सिंपल क्यूबिक में अप्रॉक्स 52% है, बॉडी सेंटर्ड वाले में 68%, आप 0.68 भी लिखोगे, और आपका फेस सेंटर्ड वाला में 0.74, HCP का भी पैकिंग फ्रैक्शन 0.74। परसेंटेज में देखोगे तो ये 52%, 68%, 24%, ये भी 74%। आपको यहाँ देखने से कुछ पता लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर फेस सेंटर्ड वाले का HCP का दोनों का सेम होता है 12-12, और पैकिंग फ्रैक्शन भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक का और हेक्सागोनल क्लोज पैक का ये भी दोनों का सेम होता है 74%, यहाँ भी 74%। सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एग्जाम्पल है। सिंपल क्यूबिक में मैंने बताया था कि लॉट ऑफ स्पेस यहाँ एम्प्टी होते हैं, जो आपका माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है हाईली अनस्टेबल होता है। केवल एक ही एलिमेंट आपका सिंपल क्यूबिक माइक्रो स्ट्रक्चर को शो करता है, वो अल्फा पोलोनियम है। BCC में मैंने बताया था कि बॉडी सेंटर क्यूबिक है, बॉडी हो रहा है मोटा, तो यहाँ पे मैंने बताया था मोटा बाटू किसी का नेम है, मैं उसको चलने के लिए बोल रहा हूँ, मोटा बाटू चल। MO से आपका क्या होगा, मॉलिब्डेनम, T से टैंटेलम, T से वैनेडियम, Q से टंगस्टन, CH से क्रोमियम, और Al से यहाँ पे होता है अल्फा आयरन, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया अल्फा। उसी तरह फेस सेंटर में मैंने बताया था कि जो भी आपका एग्जाम्पल होगा वो सब ऑर्नामेंट्स पर्पस के लिए यूज होते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो इसका ट्रिक मैंने बताया था, प्लासी, निकोल, गालेगो, प्लैटिनम, SI से सिल्वर, NI से निकेल, CO से कॉपर, L से एल्यूमिनियम, Ga से गैलियम, Le से लेड, Go से गोल्ड। HCP में मैंने बताया माल्टी, GG, बेकैड, माल्टी, GG, बेकैड। MS है मैग्नीशियम, AlTi से अल्फा टाइटेनियम, Zi से जिंक, फिर Zi से जिरकोनियम, Be से बेरिलियम, और CAD से क्या होगा, कैडमियम। तो आपको यहाँ पे मैंने जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया है सबको एक बार समराइज करके आपके सामने मैंने इसको प्रेजेंट किया है। आप इस टेबल के हेल्प से सारे पॉइंट को मेमोराइज कर सकते हो। इस टेबल को आप बार बार देखोगे, जो भी वैल्यूज हैं वो आपको याद हो जाएंगे कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट किए गए हैं। मैंने सारे यूनिट सेल के लिए सारे टर्म्स को एक एक करके, सारे पैरामीटर्स को मैंने कैलकुलेट किया है। तो आप आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से देख सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को आप देख सकते हो, आपका सारा टाइप आपका क्लियर हो जाए। इस तरह से मटेरियल साइंस में आपका यूनिट 1
क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड का फर्स्ट सेक्शन 1.1 जहाँ पे हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानना था वो आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड का टाइप कौन कौन सा होता है उसके बारे में जानेंगे, तो उसमें जो टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, तो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सबको कैसे ट्रिक के हेल्प से मेमोराइज रखेंगे ये भी मैंने बताया। जहाँ भी जो डायग्राम्स का रिक्वायरमेंट था वो मैंने प्रोवाइड किया कि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हो और आप अपने डाउट्स टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। साथ ही आपको इस यूनिट का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने नोट्स प्रोवाइड करके रखा है, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगे का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अगेन थैंक यू सो मच।